हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंटिन्यू लेक्चर दैट इज़ यूरिन एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने ईएसआर को डिटेल में कवर किया था और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन एनालिसिस को कवर किया था, जिसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को कवर कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम केमिकल एग्जामिनेशन में बाइल सॉल्ट्स को कवर करेंगे कि बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में और कैसे हम यूरिन में बाइल सॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जो बाइल एसिड्स होते हैं उनके 4 डिफरेंट टाइप्स से बाइल सॉल्ट्स बनते हैं। ये 4 डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं बाइल एसिड्स के? कॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड्स। तो ये जो बाइल एसिड्स हैं, जब ये लीवर में प्रेजेंट ग्लाइसिन या फिर टॉरिन से कंबाइन होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं इनको हम बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। अगर ये बाइल एसिड्स ग्लाइसिन से कंबाइन होते हैं तो सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोलेट बाइल सॉल्ट्स फॉर्म होगा। बट अगर बाइल एसिड्स टॉरिन से कंबाइन होते हैं तो सोडियम टॉरिकोलेट और पोटेशियम टॉरिकोलेट बाइल सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो बाइल का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है। बाइल क्या होता है? बाइल जूस हम सभी को पता है कि जो लीवर की हेपेटोसाइट्स सेल्स होते हैं वो बाइल बनाते हैं और फिर ये जो बाइल जूस है ये गॉल ब्लैडर के थ्रू एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीट होने के साथ साथ ये जो बाइल होता है ये बिलिरुबिन यानी कि जो बाइल पिगमेंट है उसके एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, बिलिरुबिन को ये एक्सक्रीट करता है और उसको इंटेस्टाइन में लाता है। इसके अलावा जो बाइल जूस होता है, जो भी हम फैट कंटेनिंग फूड लेते हैं, तो ये बाइल जूस का क्या वर्क है? ये फैट के ब्रेक डाउन में, उसके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में बहुत ही ज़्यादा इसका मेन रोल होता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये इसी बाइल में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए बाइल सॉल्ट्स जो होता है वो बाइल का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये भी बाइल के साथ मिलकर काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में। जैसे कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स, जो भी ड्रग्स है उसके एक्सक्रीशन में बाइल सॉल्ट्स का मेन रोल होता है। इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसके एब्जॉर्प्शन में भी बाइल सॉल्ट्स का मेन रोल होता है। इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइल के साथ मिलके बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होते हैं। बिलिरुबिन को लीवर से एक्सक्रीट करते हैं और इंटेस्टाइन में लाते हैं। और जो भी हम फैट कंटेनिंग फूड लेते हैं उसको क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन करता है। कैसे? बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, जो फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको बाइल सॉल्ट्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल सॉल्ट्स में मेनली जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टैरोकोलेट होता है ये क्या करता है कि जो फैट के लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं फैट के वो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है वो भी प्रॉपरली फैट मॉलिक्यूल्स पर एक्ट कर पाता है और फिर फैट का ईजिली डाइजेशन हो जाता है। तो बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया? इंटेस्टाइन में आके फैट के डाइजेशन में हेल्प किया और फिर ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये इंटेस्टाइन के जो इलियम पार्ट है उसमें ये दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये लीवर में रिटर्न हो जाते हैं ताकि ये दोबारा से री एक्सक्रीट हो सके। सो बाइल सॉल्ट्स के इस रीसाइक्लिंग की टर्म को हम बोलते हैं एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो ये थी नॉर्मल साइकिल। बट अगर किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को मेनली जैसे जॉन्डिस है, मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में देखा जाता है कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो लीवर से इंटेस्टाइन में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उस एरिया पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बाइल सॉल्ट्स वहीं रह जाते हैं और एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। या फिर अगर किसी को लीवर डिजीज़ है, लीवर डैमेज हो रहा है, मेनली लीवर सिरोसिस है या फिर एक्यूट या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो बाइल का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट्स भी इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाते हैं और फिर वो वहीं पे एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाइल सॉल्ट्स का लेवल जो है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो फिर किडनी उसको फिल्टर करेगी और फिर क्या होगा? वो बाइल सॉल्ट्स यूरिन में डिटेक्ट होने लगेगा। जो बाइल सॉल्ट्स है वो एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का। नॉर्मली यूरिन में बाइल सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर यूरिन में बाइल सॉल्ट्स आ रहा है इसका मतलब लीवर जो है वो डैमेज है या फिर पेशेंट को जॉन्डिस है। ठीक है,
तो अगर बाइल सॉल्ट्स यूरिन में आ रहा है तो उसे हम कैसे डिटेक्ट करें, ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। यूरिन में बाइल सॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम हेज़ टेस्ट का यूज़ करते हैं। हेज़ टेस्ट को हम हेज़ सल्फर फ्लावर टेस्ट भी बोलते हैं और ये टेस्ट स्पेसिफिक होता है यूरिन में बाइल सॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए, बाइल सॉल्ट्स जो होता है वो लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्मल लिक्विड को अगर हम ले लें, नॉर्मल जो वाटर होता है उसका जो सरफेस की जो लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनती है, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी हल्की चीज़ डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन हाई है। बट अगर हम उसी वाटर में, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर हम उस वाटर में बाइल सॉल्ट्स ऐड कर देंगे तो फिर क्या होगा? जो बाइल सॉल्ट्स होता है वो क्या करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है उसको वीक करेगा, यानी कि उसके सरफेस की टेंशन को रिड्यूस करेगा। तो अगर हम उस लिक्विड के सरफेस पे कोई भी हल्की से हल्की चीज़ डालेंगे तो वो फ्लोट नहीं करेगी, वो नीचे बॉटम में डूब जाएगी। तो यही है हेज़ सल्फर फ्लावर टेस्ट का प्रिंसिपल। आइए हम इसको एक बार प्रोसीजर में भी देख लेते हैं। आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर फिल करना है एज अ कंट्रोल। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपको यूरिन फिल करना है जो बाइल सॉल्ट्स नेगेटिव होगा, और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपको यूरिन फिल करना है जो बाइल सॉल्ट्स पॉजिटिव होगा। इसके बाद तीनों टेस्ट ट्यूब के लिक्विड के सरफेस पे हमें सल्फर पाउडर ऐड करना है। सल्फर पाउडर बहुत हल्का होता है, ओके। तो सल्फर पाउडर ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने वाटर फिल किया था एज अ कंट्रोल, तो उसमें जो सल्फर पाउडर है वो फ्लोट कर रहा है। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने वो यूरिन लिया था जिसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो सल्फर पाउडर है वो लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। क्यों सल्फर पाउडर फ्लोट कर रहा है? क्योंकि इन दोनों ही लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो हाई है, ओके। क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है जो इस सल्फर पाउडर को डूबने नहीं दे रहा है। लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे जिसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उसमें आप देखेंगे कि जो सल्फर पाउडर है वो फ्लोट नहीं कर रहा, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सिंक हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका क्या मतलब है कि जो बाइल सॉल्ट्स है वो इस यूरिन में प्रेजेंट है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स ने क्या किया, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था उसको ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो फ्लोट नहीं करेगी लिक्विड के सरफेस पे, ओके, और बॉटम में सिंक हो जाएगी। तो ये हमें बताता है कि यूरिन में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है।